Hello everyone and welcome back to the channel. So this is the second part of the topic district administration. तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या फंक्शंस होते हैं और हर एक फंक्शन के बारे में भी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। कौन कौन से ऑफिसर होते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, यानी कि अगर लॉ को मेंटेन करना है, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके लिए कौन सा ऑफिसर है और उसकी क्या वर्किंग होती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंड रिकॉर्ड और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के बारे में, एंड लैंड रिकॉर्ड के लिए कौन से ऑफिसर्स होते हैं एंड उनकी वर्किंग क्या होती है। सिविक कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके ऑफिसर्स और उनकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लैंड रिकॉर्ड्स आर important for determining the rightful owner of the land. These records are also required to enable farmers to secure loans from bank. The collection of revenue is important as the government needs money to run its various bodies. Basically जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों? अगर कोई भी किसी का लैंड है तो वो उस पर्टिकुलर लैंड का राइटफुल ओनर कौन है, यानी कि उस लैंड का करेक्ट ओनर कौन है, ये चीज़ जानने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रिकॉर्ड्स फार्मर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिकॉर्ड अगर होंगे फार्मर्स के पास कि हाँ ये एक फार्मर की लैंड है और उसके पास रिकॉर्ड्स होंगे उस लैंड के, तो वो ईजिली बैंक से लोन ले पाएगा। अब कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो सरकार होती है उसे भी पैसे चाहिए होते हैं अलग अलग बॉडीज़ को रन करने के लिए। इसलिए जो रेवेन्यू होता है यानी कि लैंड होता है उस पर भी टैक्स लगता है, तो उसके कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू यानी उससे जो पैसा आता है वो सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सरकार को भी तो पैसा चाहिए होता है अलग अलग बॉडीज़ को वर्क करने के लिए। सो बेसिकली ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। नाउ ऑफिसर्स एंड देयर वर्किंग्स। सो द सब डिविजनल ऑफिसर्स, तहसीलदार, नैब तहसीलदार और डिप्टी तहसीलदार, कनुंगो एंड लेखपाल, तो लेखपाल को पटवारी भी बोला जाता है, तो दे आर द ऑफिशियल्स इन चार्ज ऑफ मैटर्स कंसर्निंग कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। बेसिकली जो सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, जो तहसीलदार होते हैं, नैब तहसीलदार होते हैं, डिप्टी तहसीलदार होते हैं, कानूंगो और जो लेखपाल होते हैं वो ऑफिशियल्स होते हैं और वही इंचार्ज होते हैं इन सारे मैटर्स के। अगर कहीं पर दंगा फसाद हो गया है एक लैंड को लेकर, दो भाइयों में ये हाथापाई हुई है कि नहीं ये लैंड हमारा है, तो हम हम जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनके थ्रू पता लगा सकते हैं कि लैंड का राइटफुल ओनर कौन है। बट स्टिल अगर कोई भी फेक रिपोर्ट होती है लैंड रिकॉर्ड के लिए, फेक रिकॉर्ड्स बना दिए जाते हैं, देन उन सब में उन सारे मैटर्स में कौन कंसर्न करता है, ये सारे ऑफिसर्स होते हैं। अब द सब डिविजनल ऑफिसर्स is in charge of revenue collection at the sub-divisional level. He is the link between the district collector and the तहसीलदार. So basically जो यहाँ पे बताया गया है कि जो सब डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं वो इंचार्ज होते हैं कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के भी सब डिवीज़न लेवल में, यानी कि जो भी पैसा आता है लैंड से उसके कलेक्शन के भी इंचार्ज ये सब डिविजनल वाले ऑफिसर्स ही होते हैं, बट उस पर्टिकुलर एरिया पर यानी उस डिवीज़न के लेवल पर। अब वो जो पर्सन होता है जो कि ये सारी चीज़ें देखेगा, जो इंचार्ज होता है उस पर्टिकुलर एरिया का डिवीज़न, उस डिवीज़न के लेवल पर, वो लिंक की तरह काम करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तहसीलदार के बीच में। राइट नाउ द तहसीलदार इज द मेन ऑफिशियल इन द डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्शन। जो तहसीलदार होता है वो मेन ऑफिसर होता है, मेन ऑफिशियल होता है डिस्ट्रिक्ट में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसके लिए। नाउ अब मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स। सो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए देयर इज़ अ सुपरिटेंडेंट एंड अ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। द कनुंगो एंड लेखपाल और पटवारी टेक केयर ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स एट विलेज लेवल। अब जो मैंने ऑफिसर्स बताए जो डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लैंड रिकॉर्ड्स के मैटर्स में कंसर्न करते हैं उनके नाम मैंने बताए, बट अब जो विलेज लेवल पर किसी गांव में ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए कनुंगो
और लेखपाल होते हैं, और लेखपाल को कहीं पे पटवारी भी बोला जाता है। कई कई प्लेसेस होती हैं जहाँ पर दो टर्म्स होती हैं बट दोनों का पोजीशन और मतलब एक ही होता है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे इंडिया में लॉयर होता है यानी वकील, वहीं इंग्लैंड में अगर कोई लॉ की पढ़ाई करके लॉयर बनता है, वहाँ पे कोई वकील बनता है तो वो बैरिस्टर कहलाएगा। जैसे महात्मा गांधी बैरिस्टर थे बट वो लॉयर ही थे, क्योंकि बैरिस्टर और लॉयर है अलग अलग टर्म्स बट उनका मतलब मतलब सेम ही होता है। सो यहाँ पे कानूनगो और लेखपाल होते हैं। ना व्हाट आर सिविक ह्यूमैनिटीज़? सो बेसिकली आपने काफ़ी सारे देखे होंगे कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाती है, काफ़ी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनवाती है, एंड देन एजुकेशन सेंटर्स सच एज स्कूल्स और एंड देन कॉलेजेस, ये सारी गवर्नमेंट बनाती है। सो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? तो ये होती हैं सिविक ह्यूमैनिटीज़, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया के रहने वाले लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं, वो सिविक ह्यूमैनिटीज़ कहलाती हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है सिविक ह्यूमैनिटीज़, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, सरकारी बिल्डिंग्स, उनकी मेंटेनेंस भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। जितने रोड्स होते हैं वो भी, देन रीबिल्ड जो किए जाते हैं रोड्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही कराता है। अब इट ऑल्सो रिव्यूज़ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब इससे क्या होगा कि एक बहुत गांव टाइप एरिया है, वहाँ पे हम काफ़ी सारे हेल्थ केयर के हॉस्पिटल्स बनवा दें, काफ़ी सारे स्कूल कॉलेजेस बनवा दें, रोड्स को रीबिल्ड करवा दें जो कि टूट रहे हैं, या फिर अभी तक काफ़ी प्लेसेस में काफ़ी सारी जगह पर कच्चे रास्ते हैं एंड प्रॉपर रोड्स बने ही नहीं हैं, एंड जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, वो भी टूट रहे हैं। तो उनकी सारी डेवलपमेंट अगर होगी तो वो फिर उस पर्टिकुलर एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। अब officers and their working. So the chief district medical officer, that is the CDMO, is in the charge of the health services in a district. अब अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बनवाना है एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी इशू है जो अराइज हुआ है, या फिर डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए ही, तो जो हेल्थ केयर के सेक्टर में होते हैं वो होते हैं CDMO, यानी चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। वो इंचार्ज होते हैं हेल्थ सर्विसेज के एक डिस्ट्रिक्ट में। ही और शी सुपरवाइजेज the working of hospitals and dispensaries in the district. The district inspector of schools or the district education officer is responsible for the proper functioning of the school in the district. She or he inspects school and supervises the work of the Department of Education. The Public Works Department is in charge of the constructing and maintaining government buildings. The executive engineer is the head of this डिपार्टमेंट। बेसिकली अब अगर हम बात करें CDMO की, तो वो सुपरवाइज करेंगे हॉस्पिटल्स की वर्किंग, या मतलब कि एक हॉस्पिटल में अच्छे से काम हो रहा है या नहीं, अच्छे से चेकअप्स और इलाज हो रहे हैं या नहीं, जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं डिस्ट्रिक्ट्स में वो चेक करेगा CDMO, यानी कि चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। अब जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर होते हैं वो जो स्कूल्स के होते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पर अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं, टीचर्स रेगुलरली आ रहे हैं या नहीं, तो इस चीज़ के लिए होता है। अब जो वो पर्सन होता है यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो इंस्पेक्ट करेगा स्कूल्स को और सुपरवाइज करेगा जो भी काम होगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को उसको, यानी कि अगर कोई भी स्कूल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, स्कूल के टीचर्स अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लासेस एंड अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो फिर वो जो ऑफिसर होगा वो जाके फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बताएगा एंड देन उसके अंडर वो वर्क करेगा, एंड देन जो भी स्कूल ने ऐसा कुछ किया है उसका इम्प्रूवमेंट होगा, उसको इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा।
अब जो पब्लिक वर्क्स होता है, द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इज इन द इंचार्ज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है वो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है। नाउ सुपरवाइजिंग एंड द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ऑल राइट, so the district collector is also responsible for supervising the functioning of पंचायती राज system and other local bodies। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो विलेज लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कहलाता है पंचायती राज सिस्टम। आपने सुना ही होगा। तो उसकी मेंटेनेंस यानी कि वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, वो अच्छे से पंचायती राज सिस्टम फंक्शन कर रहा है या नहीं, कोई भी विलेज के लिए, ये भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको भी सुपरवाइज करना कि पंचायती राज सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं, या फिर जितनी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वो भी अच्छे से वर्क कर रही हैं या नहीं। The DM makes arrangements for election of these bodies conducted by the State Election Commission and report to the state government if they are not functioning properly। तो अब वो जो DM है वो काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स बनाएगा और इलेक्शन के लिए भी अरेंजमेंट्स बनाएगा, इलेक्शन मैनेज कराएगा कि जो ये बॉडीज़ हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही थी तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर नए इलेक्शंस करवाएगी एंड देन जो भी गवर्नमेंट है या फिर पंचायती राज सिस्टम है वो एक नया पंचायती राज सिस्टम फॉर्म होगा। राइट, आई होप यू ऑल गॉट इट। सो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसॉल्व देम एट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इंस्ट्रक्शन दी कि हाँ ये पंचायती राज या फिर ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है, तो डीएम के हाथ में ये पावर होती है कि वो उस पर्टिकुलर बॉडी को या पंचायती राज सिस्टम को डिसॉल्व कर दे, बट ओनली इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज allowing or the state government is giving instructions to the DM to do that, right? Now providing relief work. So emergency situations such as famines, flood, fire, epidemic and earthquake sometimes arise in a district. The district administration provides relief relief to the affected citizens during such times. As citizens, it is our duty to cooperate with the district administration and assist them when such a situation arises. तो बेसिकली अब रिलीफ वर्क यानी कि अगर कोई भी एरिया डिस्ट्रिक्ट का किसी भी एरिया में फेमाइन या फिर बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, आग लगी है, वाइल्ड फायर हो गया है, अर्थक्वेक आया है या कोई भी एपिडेमिक ऐसा आया है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसा कुछ भी अराइज होता है नेचुरल डिज़ास्टर, तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो जितने भी वहाँ पर लोग अफेक्ट हुए हैं उस पर्टिकुलर डिज़ास्टर से, तो उसे रिलीफ भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उन्हें उनकी हेल्प करेंगे एंड काफ़ी सारी टीम्स को उस पर्टिकुलर एरिया पे सेंड करेंगे टू रीच आउट दैट प्लेस कि कुछ ज़्यादा ही डेंजरस हुआ ना है और लोगों को भी, जितने लोग अफेक्ट हुए हैं उन्हें भी रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। अब एज सिटीज़न हमारी भी ये ड्यूटी होती है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें और उन्हें असिस्ट करें जब भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टेकिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। सो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक जुडिशियल सेटअप होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो बेसिकली ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ जुडिशियल सेटअप फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। न्याय के लिए हर एक ज़िले में न्याय के लिए एक जुडिशियल सेटअप होता है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। नाउ डिस्प्यूट्स कैन बी बिटवीन सिटीजन्स or between the government
एंड द सिटीजन्स। सो बेसिकली काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स या फिर काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट या फिर हम बोल सकते हैं डिबेट्स भी हो सकते हैं लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो टाइप के गवर्नमेंट के बीच में, या फिर गवर्नमेंट और लोगों के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स अकर हो सकते हैं। तो those people who are involved in criminal activities also need to be punished। अब जो लोग कुछ इलीगल एक्ट करते हैं उन्हें भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, राइट। सो डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड इन कोर्ट्स। देयर आर सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। अब एक डिस्ट्रिक्ट में मेनली दो कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। तो जितने भी बेसिकली जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनके डिस्प्यूट रिलेटेड इश्यूज़ को, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड इश्यूज़ को, ये सारे कहाँ पर लिए जाते हैं? दीज काइंड ऑफ केसेस आर टेकन इन द सिविल कोर्ट्स। एंड नाउ the civil courts deal with the civil cases and criminal courts deal with the criminal cases। तो सिविल कोर्ट सिविल केसेस के साथ डील करेगा, क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल केसेस के साथ डील करेगा। अब जैसे कि केसेस कंसर्निंग प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स वो सारे सिविल कोर्ट्स लेता है, यानी सिविल कोर्ट्स ये सारे केसेस लेगा जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड इशू होगा या लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ होगा, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स आएंगे तो वो सिविल कोर्ट लेगा। नाउ जो भी केसेस होंगे जैसे कि थेफ्ट, असॉल्ट, मर्डर या फिर और भी क्रिमिनल एक्ट्स, ये सारे क्रिमिनल कोर्ट्स में सुनाए जाएंगे। अब इनमें भी कौन से ऑफिसर्स होते हैं और उनकी क्या वर्किंग होती है? बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ये इंचार्ज होते हैं, दे आर दी in charge of the highest court for civil cases in district court। अब district courts में जो civil cases होते हैं उसके highest court के ये इंचार्ज होते हैं, district judge और additional district judge। अब जो court of the session judge is the highest court in the district for criminal cases। criminal cases के लिए जो सबसे highest court होता है वो session judge का होता है। Serious criminal cases such as murder or dacoity are tried by the court of the session judge or the additional session judge। Lower courts to the session court are headed by an assistant session judge, chief judicial magistrate and chief metropolitan magistrate, metropolitan magistrate and magistrate of first class, magistrate of second class and special जुडिशल मैजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। बेसिकली जो भी केसेस होंगे मर्डर के या फिर चोरी चकारी के एंड ये सारे क्रिमिनल एक्ट्स वाले जो कि इलीगल हैं, दे आर नॉट लीगल, वो सारे लिए जाएंगे क्रिमिनल कोर्ट्स में, हमें ये बताया गया है। एंड सिविल कोर्ट की बात करें एक डिस्ट्रिक्ट में तो वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट जज, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ के इंचार्ज होते हैं। अगर बात करें क्रिमिनल केसेस की तो उसके लिए सेशन जज जो होता है उस सेशन जज इज़ दी हाईएस्ट कोर्ट, वो सेशन जज का कोर्ट होता है। अब जो भी सीरियस क्रिमिनल केसेस होते हैं वो मैंने जब बताया जैसे कि चोरी चकारी, मर्डर या डकैती, वो सारे वहाँ दैट क्रिमिनल कोर्ट में लिए जाते हैं बाय द सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज के द्वारा। अब जो कि लोअर कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट के लोअर कोर्ट भी होते हैं, वो हेडेड होते हैं, दे आर हेडेड बाय असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इतने सारे जो जजेस हैं एंड जितने भी जुडिशरी में ये सारे जो हम बोल सकते हैं ऑफिसर्स टाइप, राइट। तो ये सारे जितने भी जज हैं ये लोअर कोर्ट में होते हैं। एंड जो मैंने बताया आपको सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ये मेन जो अपर कोर्ट होता है क्रिमिनल कोर्ट, वहाँ पे होते हैं। Moving ahead, the session judge can award a death sentence. The chief judicial magistrate can award a sentence up to 7 years of imprisonment. A magistrate of first class can award a maximum sentence up to 3 years of imprisonment or a fine or both. So basically जो सेशन जज
होते हैं वो डेथ सेंटेंस भी पास कर सकते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट रैंक के जज होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर क्रिमिनल कोर्ट्स। तो जो सेशन जज होते हैं वो एक डेथ सेंटेंस भी पास कर सकते हैं अगर कोई भी मर्डर है या फिर डकैती के केसेस होते हैं उनके लिए। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं they can award and they can pass a sentence for imprisonment for 7 years मैक्सिमम 7 साल तक का वो जेल में रहने की सुनवाई दे सकते हैं। जो कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होते हैं वो सिर्फ 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, या फिर फाइन या फिर दोनों साथ में भी। अब मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, फाइन भी दे सकते हैं और दोनों साथ में भी देने का पास कर सकते हैं सेंटेंस। जो अमाउंट ऑफ फाइन होता है वो डिपेंड करेगा किस टाइप का क्राइम है जो कि किसी ने किया है, जो कि किस टाइप का क्रिमिनल एक्ट किया गया है उस पे फाइन डिपेंड करेगा। नाउ एंड या वेल एज द पावर ऑफ द जज, जो भी जज की पावर है उस पर भी डिपेंड करेगा कि अगर कोई बहुत हाई रैंक का जज है तो वो ज़्यादा भी फाइन चार्ज कर सकता है, एंड अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्ट किया है, बहुत सीरियस क्रिमिनल एक्ट किया है, बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम किया है किसी ने, तो उसका भी फाइन डिपेंड करेगा। If someone is not satisfied with the judgment of lower court, then that person can appeal against the decision to the higher courts. The high court is the highest judicial authority in the state. The district courts function under the high court. अब बेसिकली अगर किसी को सहमति नहीं है कि नहीं भाई तुम जो बोल रहे हो, तुम क्रिमिनल कोर्ट में जो बोल रहे हो उससे मैं सहमत नहीं हूँ एंड मैं हायर कोर्ट्स में जाकर अपने को डिफेंड करना चाहता हूँ, या फिर कोई अपने लॉयर लेकर आया एंड ही और शी इज सेइंग कि नहीं मैं आई वांट टू डिफेंड माई सेल्फ एंड आपकी सुनवाई से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो वो पर्सन हायर कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है जो कि हायर कोर्ट है टू लोअर कोर्ट्स। तो वहाँ पर वो जाकर अपील कर सकता है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, एंड जो हाई कोर्ट में फिर सुना दिया गया वो फिर हाईएस्ट कोर्ट होता है एक स्टेट का। एक स्टेट का। तो अब जो डिसीजन हाई कोर्ट ने दे दिया वो फिर फाइनल डिसीजन होता है, एंड दैट पर्सन को उस पर्सन को वो फिर जो डिसीजन होता है वो सुनना ही पड़ेगा, वट एवर ही और शी इज सेइंग, एंड वो उसका फाइनल डिसीजन होता है हाई कोर्ट का। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो हाई कोर्ट के अंडर ही फंक्शन करते हैं। दिस वॉज इट इन द होल चैप्टर, एंड चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ इन द सेंस हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर को पढ़ा अच्छे से। सो this whole chapter is completed. In the next video we will study another amazing topic with another amazing chapter. Till then, take care, bye bye, and stay updated.